हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मास्टेक एलटीडी कंपनी के बारे में, जो कि एक बहुत रिस्की शेयर है क्योंकि इसका मार्केट कैप भी बहुत कम है और इसके प्रॉफिट में भी बहुत बार ऊपर नीचे हुआ है। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे लास्ट में क्या डिसीजन लेना है। तो इस कंपनी का ये शेयर चार्ट है, हम डायरेक्ट मैक्सिमम पे ही आ जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी जब से आई है, कंपनी कब से आई है। कंपनी 1 जून 1999 से इसका चार्ट यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने जो शेयर में प्रॉफिट दिया है वो 1800 रुपये का प्रॉफिट दिया है, और परसेंटेज में हम देखें तो 2770% का प्रॉफिट दिया है कंपनी ने। तो ये तो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं रिस्की इसलिए है कि चार्ट यहाँ पे अप डाउन करके ही चल रहा था। काफ़ी बार इसमें गिरावट भी हुई है, और गिरावट होने के बाद जब यहाँ पे 2020 आया, उसके बाद कंपनी ने एक बहुत अच्छा पिक पकड़ा और इस पिक में ही लोगों को बहुत अच्छा पैसा बना के दे दिया, और इसके बाद अभी इसमें गिरावट चल रही है। तो अभी हम देख लेते हैं शेयर का जो 52 वीक का हाई है वो 3670 रुपये का है, और कंपनी अभी 1865 रुपये में चल रही है। तो अभी हम परसेंटेज में देख लेते हैं कि कंपनी में कितने परसेंटेज की गिरावट है। तो 1 साल के चार्ट में हमको दिखाई देगा अच्छे से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी में जो गिरावट है वो आप देख सकते हैं 45% की गिरावट चल रही है कंपनी में। तो कंपनी अभी अपने हाई से 45% की गिरावट में चल रहा है। इसको एक बार हम निफ्टी 50 से कंपेयर कर लेते हैं। इसको भी मैक्सिमम में ही देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 ने जहाँ 1684% का रिटर्न दिया, वहाँ पे मास्टेक ने 2884% का रिटर्न दिया है। तो आप इसका चार्ट भी देख सकते हैं। लगभग कभी निफ्टी 50 का चार्ट ऊपर रहा तो कभी इस शेयर का चार्ट ऊपर रहा। लास्ट में फाइनली इस शेयर ने ऊपर की बढ़त बनाई थी, और उसके बाद अभी ये डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो यहाँ से ये कब अप ट्रेंड पकड़ेगा कोई गारंटी नहीं है। कोई भी शेयर 45% गिरता है, अगर वो अच्छी खासी कमाई कर रहा है, डेट फ्री है और सभी कुछ उसमें अच्छा है, और वो गिरावट कर रहा है, तो कहाँ तक गिरावट करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 40%, 50%, 60%, उसके बाद तो वो अप ट्रेंड पकड़ेगा ही पकड़ेगा। लेकिन अभी देख लेते हैं इसमें हम आगे क्या क्या देखते हैं। तो हम NSE के चार्ट पे आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं 5 सितंबर को इसमें 59% की डिलीवरी उठाई गई है। देखिए कितनी हाई डिलीवरी उठाई जा रही है। अगर 40% से ऊपर की डिलीवरी उठाई जा रही है तो मतलब कंपनी में लोग इंटरेस्टेड हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, तो 60% की डिलीवरी उठाई जा रही है कंपनी में। और कंपनी के पास कितने प्रमोटर होल्डिंग है तो हम देख सकते हैं 37.31 का प्रमोटर के पास होल्डिंग है, और उसमें से कुछ भी गिरवी नहीं रखा हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी के पास जितने प्रमोटर के पास जितने भी शेयर है उसमें से इन्होंने कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। और यहाँ पे हम डिविडेंड की बात कर लेंगे तो 8 सितंबर 2022 को कंपनी ने 12 रुपये का डिविडेंड दिया था। वहीं 31 जनवरी 2022 को 7 रुपये का डिविडेंड दिया था। तो कंपनी ने इस बार 2 बार डिविडेंड दिया है, और 2021 में 9 रुपये का डिविडेंड दिया, और 2020 में 5.5 रुपये का डिविडेंड दिया था। तो आप इसमें एक चीज़ गौर कर सकते हैं कि कंपनी का जो डिविडेंड है वो साल में 1 बार आता है, और कभी कभी साल में 2 बार भी आ रहा है। पर यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी 5.5 का देती थी, फिर बढ़ गया 9 रुपये का दिया, और उसके बाद आप देख सकते हो 2022 में 2 बार दिया, तो 12 और 7 19 रुपये का दिया। तो कंपनी का जो डिविडेंड देने का ट्रैक है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट लॉस में तो कंपनी प्रॉफिटेबल ही दिख रही है। मार्च के महीने में और जून में नेगेटिव में आया था, तो हम उसको प्रॉफिट लॉस के स्टेटमेंट पर भी जाके देख लेंगे। और कंपनी किस सेक्टर में काम करती है तो वो देख लेते हैं। तो सेक्टर इंडस्ट्रियल में कंपनी जिस इंडस्ट्रियल में काम करती है उसका नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग में कंपनी काम करती है। तो आप देख सकते हैं कंपनी जो है एक अच्छे सेक्टर में ही काम कर रही है। तो अभी हम इसका एक बार प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हम लोग स्क्रीनर पे आ चुके हैं।
तो कंपनी का जो मार्केट कैप है 5,598 करोड़ का है। तो आप देख सकते हैं कंपनी कितनी छोटी कंपनी है। तो जितना मार्केट कैप कंपनी का कम रहेगा वो कंपनी उतनी ही ज़्यादा रिस्की मानी जाती है, ठीक है। और जितनी लार्ज कैप रहेगी, जितना लाखों में करोड़ों लाखों में जितना रहेगा मार्केट कैप, उतना अच्छी मानी जाती है। तो अभी ये कंपनी का मार्केट कैप कम है इसलिए ये रिस्की मानी जा रही है। और इसका हम देख लेते हैं। कंपनी अपने सेक्टर में 8 नंबर पे ही लीड कर रही है। तो अभी हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट हम एक बार देख लेते हैं। तो कंपनी का जो रिजल्ट है जून 2019 से देख लेते हैं। जून 2019 से लेके अभी तक कंपनी ने कहीं लॉस तो नहीं किया, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने 24 करोड़ कमाया, फिर 1 करोड़ बढ़ गया, फिर उसके बाद 1 करोड़ और बढ़ा 26 करोड़ हो गया, फिर जंप किया 39 करोड़ हो गया, फिर 47 करोड़ हुआ, फिर 59 करोड़ हुआ, फिर 70 करोड़ हुआ। आप देख रहे हैं कंटिन्यू बढ़ रहा है। फिर 76 करोड़ हुआ, फिर 80 करोड़ हुआ, फिर 82 करोड़ हुआ, फिर 83 करोड़ हुआ। तो आप देख रहे हैं कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है। फिर उसके बाद बढ़ गया 88 करोड़ और लास्ट में 84 करोड़। तो आप देख सकते हैं क्वार्टरली हम देखेंगे तो 24 करोड़ से कंपनी 88 करोड़ तक गई है। तो ये क्वार्टरली तो कंपनी प्रॉफिट कर रही है। और आप देख सकते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 क्वार्टर से कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट कर रही है। और बल्कि प्रॉफिट के साथ साथ हर क्वार्टर में अपना प्रॉफिट बढ़ाते जा रही है। ये एक नोट करने वाली बात है कि कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट कर रही है और अपने हर क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़ाते जा रही है। ये है इसका क्वार्टरली रिजल्ट। और एक बार हम ईयरली रिजल्ट में आ जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो प्रॉफिट लॉस है वो पूरा ईयरली है। तो हम कहाँ से देखेंगे एक बार देख लेते हैं। हम 2011 से देख लेंगे इसको। तो आप देख सकते हैं 2011 में कंपनी ने 56 करोड़ का लॉस किया था। फिर उसके बाद 9 लॉस 9 प्रॉफिट, फिर 84 करोड़ का प्रॉफिट किया, फिर बढ़ गया 52 करोड़ हुआ, फिर घट गया 18 करोड़ हुआ, फिर 14 करोड़ हुआ, फिर 32 करोड़ हो गया। फिर यहाँ से थोड़ा बढ़ा, फिर 70 करोड़ हुआ, फिर 101 करोड़, फिर 114 करोड़, फिर 252 करोड़। आप देख रहे हैं कंपनी प्रॉफिट कर रही है। फिर 233 करोड़ और अभी 200 नहीं 333 करोड़ और फिर 338 करोड़। तो आप देख सकते हैं कंपनी कहाँ पे लॉस में चल रही थी 56 करोड़ के शायद। उसके बाद फिर कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस में आई, जीरो में आई और फिर वहाँ से कंटिन्यू बढ़ते बढ़ते 338 करोड़ पे आई है। तो आपने अगर नोट किया है तो 2 बातें नोट कर सकते हैं। क्वार्टरली प्रॉफिट भी इनका बढ़ते जा रहा है और ईयरली प्रॉफिट भी इनका बढ़ते जा रहा है। तो ये दोनों ही एक प्लस पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कंपनी का बोरोविंग के ऊपर हम एक बार देख लेते हैं। तो कंपनी का आप बोरोविंग देख सकते हो। तो कंपनी के ऊपर जो बोरोविंग था, बीच में कंपनी डेट फ्री थी। पहले 18 करोड़ था, फिर 7 करोड़ हुआ, फिर कंपनी यहाँ पे डेट फ्री हुई, फिर 66 करोड़, 70 करोड़, फिर 335, फिर थोड़ा डाउन किया 273 और 230 करोड़। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। कर्जा लेना कोई पाप नहीं है, लेकिन कर्जा लेते हुए भी कंपनी अपने कर्जे को चुका रही है और प्रॉफिट में चल रही है, तो ये अच्छी बात है। तो एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट ये आता है कि कंपनी डेट फ्री हो गई थी, उसके बाद दोबारा कर्जा लिया, तो हो सकता है कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए लिया गया हो। और एक बार हम इधर पे आ जाते हैं प्रमोटर होल्डिंग में। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक माइनस पॉइंट है हमारे पास कि प्रमोटर होल्डिंग जो है देखिए आप 45% की थी, उसके बाद प्रमोटर ने 37% पे आ गए। तो लगभग कंपनी ने 7 और 5 12% अपनी होल्डिंग कम कर दी। शायद ये वजह हो सकती है कि शेयर में गिरावट हो, लेकिन कंपनी पिछले 4 क्वार्टर से अपना होल्डिंग जो है वो घटाई थी, इसीलिए कंपनी में 1 साल से गिरावट हो रही है। शायद ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई हो, कुछ लोगों के टारगेट पूरे हो जाते हैं और कुछ लोगों को कंपनी में कोई नेगेटिव पॉइंट दिखता है तो वो जो मिला वो लेके निकल जाते हैं। तो हो सकता है उस समय ये एक नेगेटिव पॉइंट आया हो, इसलिए यहाँ पे हो सकता है। FIIS में क्या है कि 6% से वो 8% किया, तो ये एक थोड़ा प्लस पॉइंट है। DIIS ने भी 11% से 5% कर दिया,
तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और आप देख सकते हैं पब्लिक यहाँ 36% थी, 35% की, जो कि 48% हो गई। तो इसमें यह है कि जब FIIS, DIIS और प्रमोटर इसमें से कोई बेचता है और कोई दूसरा लेता है तो कंपनी में ज़्यादा गिरावट नहीं होती है। मान लो प्रमोटर ने बेचा, FIIS और DIIS ने उठा लिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। DIIS ने बेचा, FIIS और प्रमोटर ने उठाया तो कोई बात नहीं है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन जहाँ पे पब्लिक बढ़ती जाती है वहाँ पे थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट होता है। आप देखिएगा जितनी भी पेनी स्टॉक है या जितने भी ख़राब स्टॉक है वहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा होगी। और जितनी ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग होगी, आप देखना कोई कंपनी में 70, 80, 90% पर पब्लिक की होल्डिंग होती है, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इसमें इतनी खास तो कोई गिरावट नहीं है, 48% पब्लिक के पास है। फिर भी 50% के ऊपर हम तीनों का मिला ले तो 52% तो इन तीनों के पास में। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन इसको इतना भी नेगेटिव नहीं गिन सकते हम। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी डाउन हुई है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद चार्ट में भी गिरावट हुई है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन कंपनी के ऊपर थोड़ा कर्जा भी बढ़ा है, ये नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन इन सब नेगेटिव पॉइंट के ऊपर 2 ही पॉजिटिव पॉइंट ऐसा है जो इन सबको फेल कर देता है, जो कि है इनकी क्वार्टरली जो प्रॉफिट हो रहा है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है और जो ईयरली प्रॉफिट है वो भी बढ़ रहा है। तो हम इस बेस के ऊपर इसके ऊपर दांव खेल सकते हैं। तो आप चाहे तो इस शेयर को अगर अच्छा लगे तो बाय कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है ये शेयर में और रुकना चाहिए तो आप इसके रिज़ल्ट का इंतज़ार कीजिए। अगर इसके रिज़ल्ट फिर से अच्छे आते हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर तो आप इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ा सकते हैं। तो मैंने इसको एजुकेशन पर्पज़ से इस वीडियो को बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ये शेयर अच्छा लगा है, तो आप अपनी रिसर्च कीजिएगा। अपनी रिसर्च करने के बाद ही अपना डिसीजन लीजिएगा। और इस कंपनी को बाई करना है तो अपना सेल्फ डिसीजन होना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाता हूँ, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।